तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अरिविहान के इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम लेकर के आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हर वो एक चीज जो आपको बोर्ड एग्जाम में सफलता प्राप्त करवाने में, सफलता दिलवाने में मदद करती है। दोस्तों, आज मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है भैया, क्योंकि बायोलॉजी का आज एग्जाम हुआ है और वो सारी चीजें हमको देखने के लिए मिली है बायोलॉजी के इस एग्जाम में, इस प्रश्न पत्र में, जो कहीं ना कहीं मैंने बच्चों को बताई, मैंने बच्चों को सिखाई और मैंने बच्चों को दी। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पुनः एक बार विश्लेषण करने वाले हैं इस बोर्ड एग्जाम का, इस सेकेंड बोर्ड एग्जाम के जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के पेपर की। और दोस्तों, जानेंगे कि आप लोगों ने जिन प्रश्नों को सही लिखना था वो सही करके आए हैं या कहीं ना कहीं भूल चूक वश या जल्दीबाजी में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है। दोस्तों, हालांकि मैं बता दूं आपको कि जितना मैं पेपर को विश्लेषित कर पाया, जितना मैं विश्लेषण कर पाया, उस हिसाब से तो पेपर काफी हद तक बहुत सिंपल आया था। ठीक है, अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि भैया जो 1 मार्क वाले प्रश्न थे उन लोगों ने तो डरा दिया है हम सबको कि जो 1 मार्क वाले प्रश्न जो आज तक लगभग लगभग मुझे कभी देखने नहीं मिले बोर्ड एग्जाम्स में कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान में, वो हमको यहाँ पर काफी हद तक नए प्रश्न देखने मिले हैं। हालांकि ओवरऑल अगर हम बात करें उन 2, 3 और 4 मार्क के प्रश्नों की, यानी अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की, तो वो तो भैया बहुत मजेदार और बहुत सिंपल आए थे। ये कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम वालों का एक पैटर्न हो सकता है कि द्वितीय एग्जाम में दोनों तरह के बच्चे बैठे हुए, एक जो फेल हो चुका था जिसे अब पास होना था, एक वो बच्चा जिसके मार्क कम आए हुए थे पर उसको अच्छे मार्क लाने थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये संतुलन बनाना बहुत जरूरी था इस पेपर के माध्यम से। चलिए दोस्तों, विश्लेषण करते हैं और सही उत्तरों को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। मैं आपका प्यारा अंशु भैया आ चुका हूं आपके सामने इस प्रश्न पत्र के पहले चित्र को लेकर के, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं सही विकल्प चुनिए हमारे प्रश्न पत्र का पहला जो है प्रश्न। ठीक है, क्या होना चाहिए भैया? बहुभ्रूणता पाई जाती है, किसमें पाई जाएगी? और देखो, ये जो हम विश्लेषण कर रहे हैं भाई, और साथ ही साथ जो आंसर हम लिखते जा रहे हैं उनको थोड़ा जल्दी 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 देखेंगे, क्योंकि ओवरऑल हम तो बात कर रहे हैं विश्लेषण की, हम तो चेक कर रहे हैं कि भैया क्या रहा हमारा स्कोर। आज मिला लो इस वीडियो के साथ में और बता देना कमेंट बॉक्स में कि सर मेरे इतने इतने प्रश्न सही बन रहे हैं, मेरे यहाँ यहाँ थोड़ी बहुत गलती हो गई। उसके बारे में भी चर्चा करने के लिए कोई एक बार एक दिन एक वीडियो ले आएंगे साथ में। चलिए, बहुभ्रूणता पाई जाती है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किसमें पाई जाती है भैया बहुभ्रूणता? तो संतरे के बीज, ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होना चाहिए। किसमें पाई जाती है? संतरे के बीजों में बहुभ्रूणता देखने के लिए मिलती है। अगला प्रश्न है, बंद दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने के लिए देने वाली एक विधि का नाम क्या है? क्या है भैया? अलीसा है, एसटीडी है, एमआरआई है या गिफ्ट है? तो GIFT, गेमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, याद कर लो भैया, अपन ने बहुत बार बात करी है जिफ्ट और गिफ्ट की, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसपोर्ट ट्रांसफर या फिर गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर की। ठीक है, तो ये हो गया है यहां पर। ठीक है, उसके बाद पीयूष कोलेस्ट्रम में पाई जाने वाली एक प्रतिरक्षी है, क्या होना चाहिए भाई? यहां ऑप्शन बी IG कैपिटल G, ये होना चाहिए। इंग्लिश वाले बच्चे भी ध्यान रखना, मैं ऑप्शन भी बोलते जा रहा हूं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, अगेन बी ऑप्शन भी इसका करेक्ट आ गया है। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इको R1 उदाहरण है किसका भैया? प्रतिबंधन एंजाइम का। किसका उदाहरण है? प्रतिबंधन एंजाइम का उदाहरण होता है इको R1। ठीक है, चलिए अगले की बात कर लेंगे। बीटी अविश के रवे बेसिलस thuringiensis द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन जीवाणु स्वयं को नहीं मारते हैं, क्योंकि अविश जो होता है उसके अंदर वो
निष्क्रिय अवस्था में रहता है। कैसा रहता है? इनएक्टिव फॉर्म में रहता है वो अविश जो किसी कीट के पेट में जाकर के उसके पाचन तंत्र को अफेक्ट करेगा। उस वो तब तक क्या करता है? वो तब तक इनएक्टिव रहता है, वो अविश निष्क्रिय रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? 4 घातांकी वृद्धि dn अपॉन dt इज इक्वल टू आर कैपिटल N समीकरण द्वारा वर्णित इस समीकरण में आर क्या है? तो इस समीकरण में जो है आर प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रीजिंक दर है। क्या है भाई? ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कितने सही विकल्प सही हो चुके हैं आप लोगों के। अगर पांचों सही है तो बहुत बढ़िया दिशा में पेपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे मार्क आने वाले हैं। चलिए भाई यहां तक की बात करते हैं समाप्त और बढ़ जाते हैं आगे की ओर। और यहां पर बात कर लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, देखो भाई सही बताऊं तो आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, पर जब मुझे पता चला कि 12वीं का आज पेपर है, बायोलॉजी का पेपर है, मेरा सब्जेक्ट है, तो मुझे पता है कि मेरे प्यारे बच्चे अपने अंशु भैया का रास्ता देखते हैं कि अंशु भैया आएंगे और हमारे पेपर का विश्लेषण बताएंगे जरूर। तो इसी खातिर, आपके प्यार के खातिर आ चुका हूं आपके सामने। थोड़ी सी एनर्जी हो सकता है कि लो हो, पर खुशी कम नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति सही उत्तर द्वारा कीजिए। क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु का अग्रभाग एक टोपी नुमा संरचना से आवृत होता है, जिसे क्या कहा जाता है? भैया जो शुक्राणु का अग्रभाग होता है उसके ऊपर में एक्रोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक्रोसोम पाया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो आगे चल करके इस शुक्राणु के शीर्ष को कहा अंडाणु में प्रवेश करने में मदद करेंगे। वो एंजाइम जो है उस अंडाणु की बाहरी परतों को गलाने में मदद करेगा। याद है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्षणों का निर्धारण रिक्त स्थान नामक विविक्त इकाइयों द्वारा होता है। अब ये थोड़ा सा दिमाग को खराब करने वाला सवाल तो था। यहां पर एक शब्द दिया गया है विविक्त। अगर इंग्लिश में बात करें इस चीज को, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीटेड यूनिट कॉल्ड, क्या होना चाहिए? इसका जो उत्तर है वो मेरे हिसाब से तो जीन होना चाहिए। और इसका सही उत्तर भी जीन होगा ही होगा, क्योंकि पूछा गया है कि लक्षणों का निर्धारण, ठीक है, लक्षणों के निर्धारण की बात की गई है, तो इकाइयों द्वारा, किन इकाइयों द्वारा होती है? तो हमने मेंडल के नियमों में पढ़ा है कि उनने एक फैक्टर नाम दिया था, जिसको आगे चल करके हमें पता चला कि जीन, और जीन में भी जो अलील्स पाए जा रहे थे, ठीक है, उनके कारण ही क्या होगा? लक्षणों का आने वाली पीढ़ी में, ऑफस्प्रिंग्स में क्या होगा? निर्धारण होगा। ठीक है, तो यहां पर होना चाहिए जीन। चलो इसको 1 नंबर दे दिया जाए, इसको 2 नंबर दे दिया जाए, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब बात करते वेल, चमगादड़, चीता, मानव के अग्रपाद की अस्थियां रिक्त स्थान अंग का उदाहरण है। ठीक है, अब ये जब मैं देख रहा हूं वेल, चमगादड़, चीता और मानव, तो यहां पर मुझे एक पैटर्न दिखाई देता है कि वेल का जो अग्रपाद है, चमगादड़ का जो अग्रपाद है, यानी हम उसको अभी उड़ने के लिए पंख बोल देंगे, उसके बाद चीता और मानव, ठीक है, चीता के पास में तेज दौड़ने के लिए अग्रपाद है और मानव के पास में पेन पकड़ने के लिए और बाकी सारी चीजें करने के लिए अग्रपाद है। इनमें क्या समानताएं है कि इनकी जो अस्थियां है वो बिल्कुल समान है, जो अस्थियों का स्ट्रक्चर है, अस्थियों की संख्या है, वो सारी समान है। ठीक है, तो यहां पर बात आती है ये किस तरह के अंगों का उदाहरण है? तो ये होमोलोगस या समजात अंगों का उदाहरण है। क्या? होमोलोगस या समजात अंगों का उदाहरण है, जिनकी संरचनाएं समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होता है। बात समझ में आ रही है? जिनकी संरचनाएं आंतरिक तौर पर समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होता है। वेल तैरने के काम आएगी, चमगादड़ उड़ने के, चीता तेज भागने के, जबकि मानव के बाकी काम करने के काम आती है। ऐसे
जो अंग है उनको समजात अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? समजात अंग कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं सिट्रिक अम्ल का उत्पादन रिक्त स्थान कवक से होता है। यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि जो साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड है उसका उत्पादन किस अम्ल के द्वारा होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा हमारे पास एस्परजिलस नाइजर या नाइगर। अब देखो किसी किसी किताब में नाइजर लिखा हुआ है और किसी किसी किताब में नाइगर लिखा हुआ है, तो भैया दोनों लिख लो। हालांकि अगर आप लोग एस्परजिलस नाइगर लिख के आएंगे या एस्परजिलस नाइजर लिख के आएंगे तो भी आपको मार्क वही मिलेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, चलो अगले की बात करते हैं। रिक्त स्थान की कमी को माफ कीजिएगा, जीन चिकित्सा का सबसे पहले प्रयोग वर्ष 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में रिक्त स्थान की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर आ जाता है एडीए अल्पता। एडीए की कमी के कारण जूझ रही वो 4 साल की बच्ची का जो है 1990 में उस पर जीन चिकित्सा का प्रयोग किया गया था। इसलिए ये इतिहास के, बायोलॉजी के इतिहास के पन्नों में एक हम कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। ठीक है, रिक्त स्थान की अगले की बात करेंगे, छठे की। रिक्त स्थान प्रक्रिया में के अंतर्गत जल विलेय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदा स्तन में प्रविष्ट कर जाते हैं और अक्षेपित हो जाते हैं। अगर इंग्लिश में बात की जाए, बाय द प्रोसेस ऑफ डैश water soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and get precipitated। ठीक है, क्या होता है इसमें? हमने पढ़ी है एक प्रोसेस जिसको बोला जाता है लीचिंग। क्या बोला जाता है? देखो, और हिंदी में भी इसको लीचिंग ही बोलते हैं। लीचिंग ही कहते हैं। ठीक है, तो लीचिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होगा भैया कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलेय जो अकार्बनिक पदार्थ होंगे वो भूमि के अंदर प्रविष्ट कर जाएंगे और अवक्षेपित हो जाएंगे या प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे। अब यहां पर मिलाइए जोड़ी या करेक्ट पेयर। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन यहां दिखाई दे रहा है। ऑक्सीटोसिन के रिलेटेड कोई चीज हमको मिलानी है तो वो है प्रसव या क्या होगा? प्रसव या पार्चुरेशन। ठीक है, चलो उन्नायक या प्रमोटर, ये कहां प्रमोटर की बात करें तो ये कहां ट्रांसक्रिप्शन में हमको देखने के लिए मिलता है, अनुलेखन में हमको देखने मिलता है भाई। तीसरा बात करेंगे, वुचेरेचिया जो है वो किस कारण हमको यहां पर दिया हुआ है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हिंदी वालों के लिए एक थोड़ी सी समस्या आ गई कि यहां पर जो चीज दी है उसका नाम लिखा हुआ है श्लीपद। ठीक है, श्लीपद। अब इस श्लीपद के साथ में एक ट्रेजेडी ये है कि हिंदी वालों ने भी बहुत कम बच्चों ने श्लीपद नाम सुना था इस बीमारी का। अब मैं आपको जो बताऊंगा, अब ये बताओ कि ये नाम सुना था आपने हाथी पांव? बिल्कुल सुना था। ये जो श्लीपद है वही हाथी पांव है। अब श्ली का मतलब होता है संस्कृत में हाथी और पद का मतलब होता है पांव। ठीक है, इसीलिए इस बीमारी को शुद्ध हिंदी में श्लीपद भी कहा जाता है। ठीक है, अब पता नहीं भैया आपके एमपी बोर्ड वालों ने ये शब्द कहां कहां से उठा के और कहां कहां से चुन करके आए हैं। अगर आपको भी थोड़ा सा इस नाम में कंफ्यूजन हुआ होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना मजेदार किस्सा लिख करके बताना कि हाँ सर मुझे भी श्लीपद नाम से कंफ्यूजन हुआ था। चल बात करते हैं, तो यहां पर बुचेरेरिया जो है वो श्लीपद से कनेक्ट होगा, यानी यहां पर तीसरा आ जाएगा। ठीक है, जीन गन की बात करेंगे तो बायोलिस्टिक की बात हो जाएगी। ठीक है, अब छद्म आवरण या कैमोफ्लाज की बात करेंगे तो परभक्षण यहां पर आपको दिखेगा। चलो, तो कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा 4 5 1 3 2। ठीक है, मिला लेना कि आप लोग ने यही करके आए होंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आ जाता है, एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर दीजिए जिसको आपको एक लाइन या एक वर्ड में आपको आंसर करना होता है। ठीक है, चलो क्या है? आईयूटी का पूरा नाम। अब आईयूटी का पूरा नाम पूछा गया है
यहां लिख दूंगा उत्तर इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। हिंदी वालों को भी यही लिखना था, इंग्लिश वालों को इसी का इंग्लिश वर्जन लिखना था। ठीक है, चल। औद्योगिकरण के पश्चात 1920 में गहरे रंगों के शलभों की संख्या क्यों बढ़ गई? अब ये थोड़ा सा स्टेटमेंट और दिमाग पे देने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि पूछा गया है कि आखिर 1920 के बाद जो गहरे रंग के शलभ थे या जो ब्लैक मॉथ थे वो क्यों बढ़ गए ज्यादा। तो इसका सही जवाब होना चाहिए था, हालांकि सबके लिए अपना अपना ये जवाब वेरी कर सकता है, एक शब्द का उत्तर है भाई, एक लाइन का उत्तर है, तो सब अपने अपने हिसाब से बना सकते हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली ये प्रश्न होना चाहिए था, इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए था कि भाई अत्याधिक प्रदूषण बनने के कारण, अत्याधिक प्रदूषण या वातावरण में, अरे लिखा जाओ भैया वातावरण, ठीक है चल, वातावरण में कार्बन की मात्रा बढ़ने के कारण, के कारण जो है क्या हुआ था, औद्योगिक मेलेनिज्म हुआ था। एक कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा है, एक अपन ने हेडिंग पढ़ी थी औद्योगिक मेलेनिज्म की, वो उसी से रिलेटेड सवाल है। बस आपको ये बताना था कि औद्योगिक मेलेनिज्म हुआ क्यों। तो हुआ क्यों था, क्योंकि औद्योगिकरण ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण वातावरण में प्रदूषण ज्यादा बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें अत्यधिक बढ़ गई, जिसके कारण जो है वो पेड़ों पर लाइकेन की मृत्यु होने लगी। ठीक है, और काले शलभ जो थे अब वो कालिख वाली जगहों पर छुपने लगे, जिसके कारण उनकी संख्या में वृद्धि होने लगी, वरना पहले वो शिकार हो जाते थे। ठीक है, चल। प्राकृतिक कैनाबिनाइट्स प्राप्त करने वाले पौधे का नाम बताइए। अब यह कैनाबिनाइट नाम दे करके भी कंफ्यूज कर दिया गया, पर जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा था मैंने आपको बताया था, प्राकृतिक कैनाबिनाइट्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो यहां पर आ जाता है उस पौधे का नाम जिसको बोलते हैं भांग, भांग का पौधा। ठीक है, वो प्राकृतिक कैनाबिनाइट्स में आता है। ठीक है, चल। उसके बाद में तंबाकू के पौधे की जड़ों को संक्रमित करने वाले सूत्रकृमि या फीताकृमि का नाम क्या है? तो यहां पर थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन भी इस चीज को देख लो, नेम द निमेटोड विच इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट। तो उसका उत्तर आपके पास आ जाएगा मेलाइडो की इकोग्निटा। ठीक है, ये निमेटोड या मैं कह सकता हूं सूत्रकृमि था, जिसके कारण क्या होता है कि जो पौधे हैं उनकी जड़ों में, तंबाकू के जो पौधे हैं उनकी जड़ों में संक्रमण फैल जाता है। ठीक है, चल। अगला प्रश्न है स्टीलर समुद्री गाय और पैसेंजर कबूतर का विलुप्त होने का कारण क्या था? अत्यधिक मात्रा में शिकार। क्या था भाई? अत्यधिक शिकार। देखो इंग्लिश वाले भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ इनसे ही मिलते जुलते हमने आंसर लिखे। ठीक है, शिकार का मतलब समझ ही आ रहा होगा आपको। मेलाइडोगिन इकोग्निटा जो है वो तो आपने इंग्लिश में लिखा ही होगा। भांग का जो है कैनाबीज उसको बोलते हैं, वो लिखा होगा आपने। ठीक है, यहाँ पर पोल्यूशन या इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म लिखा होगा आपने। ठीक है, इंट्रायूटाराइन जो ट्रांसफर है उसके बारे में भी सेम आपने लिखा ही होगा। चल, अब चर्चा कर लेते हैं उन प्रश्नों की। यहां तक के तो बात कर ली थी अपन ने कि एक मार्क वाले प्रश्नों का उत्तर क्या होना चाहिए था। अब यहां पर चर्चा करेंगे कि जो हमने यानी अरिविहान ने आप लोगों के लिए द्वितीय एग्जाम वाले बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि बहुत डिमांड आ रही थी उन द्वितीय एग्जाम वाले बच्चों की कि अंकुश सर, अभिषेक सर, सूरज सर हमारे लिए प्लीज कुछ कीजिए, क्योंकि हम इस द्वितीय एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, चाहे मैं फेल हो चुका हूं, चाहे मैं मार्क अपने अच्छे बनाना चाहता हूं, तो हमारे लिए कुछ कीजिए। तो हमने आप लोगों के लिए, हम सभी टीचर्स ने आप लोगों के लिए अरिविहान के इस यूट्यूब चैनल से
क्वेश्चन की सीरीज चलाई थी, 100 क्वेश्चन आपको दिए थे इंपॉर्टेंट। अब देख लेते हैं कि वो कितने सिद्ध हुए, कितने कारगर हुए, कि हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न आपके परीक्षाओं में कैसे बैठे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, शुरू से अंत की ओर पहुंचेंगे धीरे धीरे करके। चलिए, आपका प्रश्न आया हुआ है 4 मार्क के लिए, दोहरा निषेचन क्या है, त्रिसंलयन की परिभाषा लिखिए, त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम लिखिए, त्रिसंलयन कहां संपन्न होता है। अब देखो 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस बना के एक एक मार्क का आपको दे दिया गया है। एक यहां मिल जाता, चलो कलर चेंज कर लेते जरा, एक आपको यहां मिल जाता, एक आपको यहां मिल जाता, एक आपको यहां मिल जाता है, और एक आपको यहां मिल जाता है। ठीक, 4 मार्क आपको ऐसे दिए जाएंगे। अब इन 4 मार्क के प्रश्नों को अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको त्रिसंलयन पढ़ाया गया था, ये देख लो मेरा हाथ दिख रहा है, और बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमपी बोर्ड सेकेंड एग्जाम क्लास 12th, गूगल आपके यूट्यूब के सर्च बार में सर्च कर लेना, ये वीडियो आपको आ जाएगा। ठीक है, अभी रिसेंट 1 महीने पहले दिया था, जब आपकी एग्जाम शुरू होने की थी, उसके पहले आप लोगों की डिमांड पे ये दे दिया गया था। यहां पर मैंने पढ़ाया है त्रिसंलयन क्या है, और यहां पढ़ाया है द्विनिषेचन को समझाइए और उसके महत्व को लिखिए। सवाल इन्हीं प्रश्नों से बना हुआ, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन क्या है, त्रिसंलयन क्या है, और त्रिसंलयन की न्यूक्लियाई का नाम बताओ, और त्रिसंलयन कहाँ होता है। जब आप त्रिसंलयन के बारे में पढ़ते हैं तो इन्हीं की चर्चा करते हैं कि ये सम्मिलित न्यूक्लियाई, और उसके बाद में परिभाषा, और ये कहाँ संपन्न होता है ये। ठीक है भाई, और जब पूरा दोहरा निषेचन पढ़ते हैं तो दोहरे निषेचन के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन, इंग्लिश वाले भी सुन लो, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर जब हम बात करते हैं तो वहां पे ट्रिपल फ्यूजन भी हमको वही कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आपने ये दोनों प्रश्न मेरे द्वारा बताए हुए पढ़े होंगे तो आप समझ चुके होंगे कि आपका जो उत्तर है वो आपने सही लिखा होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यहां पर उससे अथवा प्रश्न दिया हुआ था कि शब्दावलियों को सही विकसित क्रम में लिखिए और प्रत्येक को एक एक कार्य लिखिए। परागकण, पराग मातृ कोशिका और नर युग्म, चलो इसको भी देखते हैं। अगर मैं बोलूं परागकण की संरचना का वर्णन कीजिए तो आप परागकण की संरचना का पूरा वर्णन करेंगे। ठीक है, उसके साथ ही यहां पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताते हुए ये पढ़ाया था कि जो आपकी पराग कोशिकाएं होती है, जो पराग मातृ कोशिकाएं होती है, कैसे उनमें आपका मैं कहूं कि लघु बीजाणु जनन होता है, उसके बाद में कौन कौन सी संरचनाएं बनती है, और कैसे एट द एंड परागकण विकसित होकर के, मैं कहूंगा कि परागकण विकसित होकर के उसके अंदर नर युग्मक बनता है। ये सारी प्रोसेस जो है, जिन बच्चों ने संभव बैच ज्वाइन किया था, जिन बच्चों ने अभी भी संभव बैच ज्वाइन किया था, उन सब में ये चीजें मैंने डिटेल में बताई थी। चलिए और बात कर लेते हैं आगे की तरफ चल के। अब एक और प्रश्न है आपका, शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, संक्षेप में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है भाई, आ जाओ तो फिर देख लेते हैं। क्या ये प्रश्न दिया हुआ था, मैंने ये देख रहे हैं आपके अंशु भैया सामने आपके स्क्रीन पे। शुक्र जनन को चरणबद्ध समझाइए। अब शुक्र जनन को चरणबद्ध समझाइए, और शुक्र जनन क्या है, संक्षेप में शुक्र जनन की प्रक्रिया को वर्णन कीजिए। बात सभी सेम है, शब्दों का हेर फेर हो सकता है, कॉन्सेप्ट वही है, बायोलॉजी का फंडा ही है भाई मेरे। अगर आप ये सोचते होंगे कि बिल्कुल एज इट इज दे दो, तो ऐसा नहीं होता। बायोलॉजी में या विज्ञान से जुड़े हुए सभी, मैं कहूंगा कि सब्जेक्ट्स में, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे अन्य कोई सब्जेक्ट हो, उसमें वर्ड्स एक जैसे नहीं आते, कॉन्सेप्ट एक जैसा आता है। शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा होगा तो ये सवाल आसानी से बन जाएगा। अब अगला प्रश्न दिया हुआ था, अंडवाहिनी क्या है, अंतराली कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं क्या है, वृषण कोश क्या है। देखो वृषण कोश की परिभाषा लिखनी थी, अंतराली कोशिकाओं या लीडिंग कोशिकाओं की परिभाषा लिखनी थी, तो आपको मैंने बोला था कि जो पुरुष प्रजनन तंत्र है
और मादा प्रजनन तंत्र या नर और मादा प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र देख लेना, अपने आप कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। तो अगर ये दोनों को आपने सीरियसली पढ़ा होगा तो ये सवाल आपसे आसानी से बन गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नलिका उच्छेदन क्या है, या फिर इंग्लिश में कहूं ट्यूबेक्टोमी क्या है। तो ये जो ट्यूबेक्टोमी वाला सवाल है, मैंने 2 बार आप लोगों को बोला था कि भाई वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी पढ़ के चले जाना, प्रश्न आएगा ही आएगा। देख लो ट्यूबेक्टोमी क्या है, प्रश्न आ गया। ठीक है, यह आ गया प्रश्न आपका। चलो, अथवा में क्या है, अंतः गर्भाशय युक्ति या आईयूडी किस प्रकार के निषेचन क्षमता को कम करती है। चलो, इसके लिए एक सवाल आपको पढ़ाया था मैंने, जन्म नियंत्रक उपकरण से आप क्या समझते हैं। जन्म नियंत्रक उपकरण में कंडोम आता है, मौखिक गर्भ निरोधक आती है, शल्य क्रियाएं आती है, साथ ही साथ आईयूडी आती है, इंट्रा यूटेरियन डिवाइसेस आते हैं। ठीक है, यह है आईयूडी या अंतः गर्भाशयी युक्तियां। ठीक है, तो इनमें आपको यह बताना था कि ये कैसे गर्भधारण को या निषेचन क्षमता को कम करती है। अगर ये सवाल आपने किया होता तो मैंने यहीं पे आपको लिख करके बताया था वीडियो में, अभी जाके देख लो वीडियो, कि इनको इस सवाल को पढ़ने के बाद आपसे इतनी सारी जो चीजें वो बनने लगेगी, आपको कहीं और अगला सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे रिलेटेड आपको सवाल पूछा गया। चलिए बात करते हैं सवाल की, अपूर्ण प्रभाविता क्या है और लिंग संलग्न अप्रभावी विकार से के 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो यहां पर अगर आप दे पाएंगे कि हीमोफीलिया के बारे में बताया है, उदाहरण के साथ समझाइए। और हीमोफीलिया जो है, हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, या मैं कहूं कि लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। ठीक है, चलिए आ जाओ अब और आगे प्रश्नों को देख लिया जाए। यहां पर अनुवांशिक कूट, भाई अगर जिस बच्चे ने मेरा वो वीडियो देखा होगा तो मैंने इस वीडियो में बहुत फोर्सफुली ये बोला था कि मेरे भाई ये वाला जो प्रश्न है वो पढ़ के चले ही जाना। क्यों पता नहीं मुझे कि इतनी भयंकर वाली फीलिंग आ रही थी कि इस अनुवांशिक कूट से या त्रिक कोडॉन से आपके सवाल बनेंगे। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा था कि जेनेटिक कोड की मुख्य विशेषताएं क्या है, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनेटिक कोड, और यहां पर देख लो आ गया है सवाल जेनेटिक कोड। और यहां पर अगर आप ये सोचेंगे कि अंशु भैया आपने यहां तो जेनेटिक कोड लिखा था, तो मैंने यहां पर लिखते हुए इसके 3 नाम बताए थे कि सवाल किन 3 नामों से बन सकता है। पहला तो मैंने आपको बताया था कि अनुवांशिक कूट नाम से बनेगा, अनुवांशिक कोड नाम से बनेगा, या फिर त्रिक कोडॉन नाम से बनेगा, ये भी बताया था। नहीं याद हो और जिन बच्चों ने नहीं देखा हो तो वो यकीन करना चाहते हो तो ये वाला वीडियो चला करके देख लेना भाई। चलो आगे चलते भाई। अब आ जाता है अभिसारी विकास या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, राइट एन एग्जांपल। चलो भाई, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, समवर्ती विकास एवं विभक्त विकास, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन पढ़ने के लिए बोला था कि भाई पढ़ लेना कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है। तो समवर्ती विकास और विभक्त विकास पढ़ने के लिए बोला था। अब यहां पर समवर्ती को क्या बोल दिया गया है, माफ कीजिएगा, यहां पर हाँ समवर्ती को क्या बोल दिया गया है, अभिसारी विकास और अपसारी विकास। ठीक, यहां पर वो लिखा है समवर्ती विकास और विभक्त विकास। यहां पर प्रश्न को पढ़ाते पढ़ाते भी समझाया था कि ये 2 तरह के नामों से आता है, इसको समवर्ती या अभिसारी बोलते हैं, विभक्त को क्या बोलते हैं, विभक्त को विभक्त भी कहते हैं और साथ ही साथ अपसारी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया चल रही है गाड़ी, आगे बढ़ाते हैं, चल जाते हैं एक और प्रश्न के साथ में। 10वां प्रश्न था, जीन क्राई 1AC व क्राई 1AB द्वारा कूटबद्ध जीव विष का कार्य लिखिए। ठीक है, आ जाओ देख लेते हैं कि यहां पर मैंने दिया था क्राई प्रोटीन क्या है, इसका उत्पादन करने वाले किसी जीव का नाम लिखिए, मनुष्य में इस प्रोटीन का अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग किया ये बताइए। जब ये प्रश्न आप पढ़ लेते भाई तो ये प्रश्न आपसे बन जाता, क्या हो जाता, बन जाता। चलिए भाई आगे चलो,
यहां पर आ गया है प्राथमिक वाहित मल उपचार एवं द्वितीयक वाहित मल उपचार के चरण लिखिए, या फिर मैं कहूं प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट और सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। तो यहां पर आपको दिखाई देता है प्राथमिक उपचार कैसे होता है और द्वितीयक उपचार कैसे होता है, ये आपको बताना है, या सीवेज का उपचार कैसे होता है ये बताना है। ये सवाल दे दिया था भाई। चलो आओ अगले प्रश्न पे। बायोपायरेसी क्या है, एक उदाहरण लिखिए। बायोपायरेसी और बायोपेटेंट दोनों बताए थे कि इन दोनों में से एक ना एक सवाल आपकी परीक्षा में बनेगा ही बनेगा। यहां पर आपके सामने सवाल प्रस्तुत है, साथ ही साथ मैंने आपको पढ़ाते हुए इनके उदाहरण बताए थे, हल्दी का, नीम का, चावल का, बासमती चावल का उदाहरण भी बता दिया था। चलो आओ, स्वस्थानीय संरक्षण एवं बाह्य स्थानीय संरक्षण विधियों का उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है, यह आपके समक्ष प्रस्तुत है, आपकी जो आपकी ये स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो आ जाओ। जैव उर्वरक मृदा की उर्वरता को कैसे बढ़ाते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। बायो फर्टिलाइजर्स इनरिच द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। यहां पर जैव उर्वरक की बात करी थी, और यही नीचे आप देख पा रहे हो प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार भी आपको पढ़ने के लिए बोल दिया था, ठीक है। चलो आ जाओ भाई अगले प्रश्न पे। यहां पर दिख रहा है वाहित मल का उपचार और द्वितीयक वाहित मल का उपचार, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट और सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में बता दिया था, ठीक है। चलो आओ, जैव मात्रा या जैव भार, जिसको हम बायोमास भी कहते हैं, तथा संख्या के पिरामिडों की उदाहरण सहित सचित्र व्याख्या कीजिए विद सुटेबल डायग्राम, ठीक है। चलो देख लो, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, इसके प्रकारों सहित व्याख्या कीजिए। प्रकारों में आप संख्या का, ऊर्जा का और जैव भार का पिरामिड देख लेंगे। चलिए भाई आ जाओ, किसी भी एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का वर्णन कीजिए, ये भी देख लेते हैं। ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। अब चाहे सवाल ऐसा बना हो कि ऊर्जा प्रवाह को समझाइए, तब भी आपको किसी एक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण लेना पड़े। सवाल ऑलरेडी दे दिया गया है कि पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण लेकर ऊर्जा प्रवाह को समझाइए, ठीक है। चलिए आइए, एक प्रतिरक्षी अणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर इसकी संरचना की व्याख्या कीजिए। तो यहां पर दिख रहा है, चित्र बनाइए प्रतिरक्षी पदार्थ का, ठीक है। अगर आप चित्र बनाते तो उस चित्र को बनाते बनाते उसकी थ्योरी जरूर समझ जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैल विद्युत का संचालन या इलेक्ट्रोफोरेसिस की व्याख्या कीजिए। यहां पर आ जाता है जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इसके सिद्धांत, चरण एवं उपयोगिता लिखिए। चलो आ जाओ आगे, और अब यहां पर बात करते हैं, खत्म करते हैं इस वीडियो का अंत, वीडियो का कंक्लूजन लेकर के आते हैं, निष्कर्ष लेकर के आते हैं कि हमको क्या देखने मिली परीक्षा की। हम कह सकते हैं कि पैटर्न या परीक्षा का जो भार है वो कितना देखने मिला। तो मैं कहीं ना कहीं बताऊंगा कि 1 मार्क वाले प्रश्नों में थोड़ा सा तो असंतुष्ट एमपी बोर्ड के साथ में मैं भी था कि बेचारे प्यारे बच्चे हैं, यदि दूसरा प्रयत्न करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा आसान क्वेश्चंस दिए जा सकते थे, पर ठीक है भाई, विधि का विधान है, उनके भी दिमाग में कुछ ना कुछ आया होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरह के बच्चों को जस्टिफिकेशन देना था, ठीक है। तो 1 मार्क वाले जो प्रश्न थे वो कहीं ना कहीं थोड़े से हार्ड तो थे। अब बात करते 2 मार्क वालों की, तो 2 मार्क वाले तो भैया अंकुश सर ने बता दिए थे, 3 मार्क वालों की अंकुश सर ने बता दिए थे, और 4 मार्क वालों की भी अंकुश सर ने बता दिए थे। तो मेरे हिसाब से मिलता जुलता मेरा रिएक्शन रहेगा यहाँ पर कि 2, 3 और 4 वाले जो प्रश्न थे वो काफी हद तक आसान मान सकता हूं, पर 1 मार्क वालों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ मुझे दिखाई दी। चलो भाई, अब अपना एक्सपीरियंस लिखना कि कैसा रहा आपका द्वितीय एग्जाम का प्रश्न पत्र और आपकी द्वितीय एग्जाम का ये बायोलॉजी का पेपर। मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर में, कहीं पे भी आपके लिए बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए। अरिविहान के साथ, अपने अंशु भैया के साथ, अपने अंकुश सर के साथ टाटा बाय बाय, जय हिंद। एमपी बोर्ड 2026 में टॉप करने के लिए अभी डाउनलोड करें अरिविहान ऐप। बैच से जुड़ने या जानकारी के लिए कॉल करें 8305351495।